औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। Respected presenter, ICAP students and ICAP team, Assalamu alaikum. Students, today we are conducting third of fifth session on CAF 3, Cost and Management Accounting. The timing of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, Quetta and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Atif Abidi with us for this session. He has more than 16 years of teaching experience in the areas of corporate and business law, auditing and assurance, business management, and other related areas. He has written dozens of books for CA students. His dedication and deliberation have really made CA easy. He is a champion of education and an inspiration to its students. He is already well known to most of you. Please welcome Mr. Atif. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग साथ साथ चल रहे होंगे। कल ब्रेक इवन वाले मामलात कुछ सीधे हुए। अब ब्रेक इवन से डर तो नहीं लगता। ब्रेक इवन के किसी भी टॉपिक में स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं उनको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में। वो 3 वेरिएबल्स जो हमें मालूम करने होते हैं उन सब तक पहुंच जाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ हो, CS रेशो दी हुई हो तो उसके जो ऑपोजिट्स हैं वो भी निकाल लेंगे तो बस ठीक है, फिर वी आर गुड टू गो। हर दिन कोई ना कोई एक मेन टॉपिक होता है। आज का दिन बाकी सारे टॉपिक्स के साथ सेंटर में डिसीजन मेकिंग है, जो कि ICAP का तकरीबन सबसे पसंदीदा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट भी हुआ है और उसके मार्क्स भी समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे और छोटे छोटे से टॉपिक्स को फिर हम साथ कनेक्ट करते चले जाएंगे। वो लोग जो बार बार पूछ रहे थे लिंक का, वहाँ पे फेसबुक पे कमेंट्स में भी साथ दिया होता है, लेकिन समटाइम आप उस पर नहीं पहुँच पाते क्योंकि लाइव आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो कमेंट्स आगे पीछे सिंक हुए हुए होते हैं। तो ये सामने स्क्रीन पे QR कोड भी आ रहा है जो CMA का क्रैश कोर्स का हमने जो ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर हम सारा मटीरियल और सारी चीज़ें डाल रहे हैं और इसी के साथ गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर देते हैं, जिस गूगल ड्राइव के लिंक में चीज़ें पड़ी हैं। तो हर दिन जितना भी हो रहा है हम उसको 2-3 हिस्सों में तोड़ के और फ़ौरन से यूट्यूब पे अवेलेबल करते हैं। लास्ट डे में आपको ICAP का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके बाकायदा आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट्स क्रिएट होती हैं और वहाँ पे सारा डाटा जो है वो ये रिवीजन क्लासेस होने के बाद अपलोड हो जाता है। तो वो ICAP की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए पिछले 2-3 सेशंस का भी, सर लास्ट 2-3 सेशंस का डाटा पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। 4 सेशंस लास्ट 4 सेशंस का। फॉर एग्जांपल आप FR2 तैयार कर रहे हैं, आप CMA तैयार कर रहे हैं, आप लॉ तैयार कर रहे हैं, कुछ भी तैयार कर रहे हैं और जहाँ टीचर आए उन्होंने स्पेसिफिक एरिया पे डिस्कशन की और आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मजीद भी कुछ मिल जाता रिवीजन में, तो समटाइम क्या होगा कि हो सकता है आप कम्बिनेशन बना लें। आप पिछली 2-3 अटैम्प्ट्स के अगर रिवीजन क्लासेस उठाएं तो हो सकता है उसमें कलेक्टिवली आपको मिला के अच्छे टॉपिक्स की प्रैक्टिस मिल जाए। तो ICAP का जो पूरा डाटा बैंक बना हुआ है यूट्यूब चैनल जो ICAP पाकिस्तान है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम CA पाकिस्तान
ICAP.CA पाकिस्तान, ठीक है, उसका जो हैंडल होगा यूट्यूब का ICAP.CA पाकिस्तान जो है उसके ऊपर सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। तो इस ग्रुप के लिंक का मकसद ये है कि आप इस ग्रुप में आएँ और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे लिंक डाटा जो पिछले दिन कवर हुआ हो तो उसकी स्लाइड्स वो सब डाल रहे होते हैं। स्लाइड्स तकरीबन लेट नाइट में अपलोड हो रही होती हैं, जो हमने पढ़ा होता है वो उन तमाम निशानों समेत जो है वो PDF में कन्वर्ट करके वहाँ पर डाल दिया जाता है ताकि आप उसको अगर क्रॉस रेफ़र करना चाहें तो करें। फिर इस ग्रुप का फ़ायदा ये होगा कि बाद में हम लोग सेशंस ख़त्म होने के बाद भी मैंने आपको बताया था कि हम दिन में इसको एक सिलेक्टेड टाइम के लिए इसे ओपन करेंगे, सारे स्टूडेंट्स के जितने भी सवाल हैं वो कर लें और फिर एक टाइम पे उन सारों को आंसर कर रहे होंगे ताकि ग्रुप से सारे डिस्टर्ब भी ना हो और इस ग्रुप का फ़ायदा भी हो जाए इंशाल्लाह ताला। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। टारगेट कॉस्टिंग, पहली बात ये है कि ये टॉपिक है ही नहीं, ये एवं धक्के से क्रिएट कर दिया है। वेरिएंस और प्रोसेस के दरमियान सजा हुआ है टॉपिक, और वेरिएंस और प्रोसेस आपने देखा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर पेपर में इनकी मिक्सिंग आ रही है। अगर कम हो एक की तो दूसरी की मिक्सिंग ज़्यादा हो जाती है। जो हमारा सेंटर वाला जोन था ना 20 से 30 नंबर का, उसमें वेरिएंस और प्रोसेस अहम है और टारगेट कॉस्टिंग जो है ना उसमें यूँ समझें कि ज़रा थोड़ा सा ऐसे है जैसे ग्रुप बी में कमती लो कि इतने भारी सब्जेक्ट में ना अचानक से एक नन्ना मुन्ना सा सब्जेक्ट आ जाता है तो लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट आ जाती है कि अच्छा चलो हमारे पास कुछ सांस लेने को है। तो इसी तरह से टारगेट कॉस्टिंग जो है ना वो बड़ा एक मज़ेदार सा टॉपिक है और टारगेट कॉस्टिंग में नई बात नहीं है, बातें हमने पहले से डिस्कस की हुई हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने एक सवाल मैथ के बहाने से टारगेट कॉस्टिंग का देख भी लिया था। टारगेट कॉस्टिंग एक अप्रोच है, जिस अप्रोच को अगर यूज़ करना है तो सिंपली एक वही Q/P वाली बातें हैं, वही मटेरियल है, वही लेबर है, वही फिक्स ओवरहेड है, वही वेरिएबल ओवरहेड है, वही प्रॉफिट है, वही GP है, वही मार्जिन है, वही मार्कअप है, सारी चीज़ें उसी तरह से हैं। तो फिर ये टॉपिक कहता क्या है? सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं कि टॉपिक हमें क्या बात कर रहा है, फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। नहीं जी, विद क्विक सपोर्ट ऑफ IT जो है हम दोबारा वापस आ चुके हैं। टारगेट कॉस्टिंग वही अभी तक जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम चीज़ें पढ़ते आए हैं, बस उसको एक डिफरेंट तरीके से देखना है। टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या है? आप एक कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस शुड बी द आइडियल कॉस्ट। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप कहते हैं मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने का लगा, ओवरहेड कितने के लगे, टोटल खर्चा इतना लगा, पता लगा जी टोटल खर्चा है 100 रुपये का। आपने कहा 100 रुपये का खर्चा है, चलो एक काम करते हैं 130 रुपये सेलिंग प्राइस रख देते हैं। टारगेट कॉस्टिंग में नॉर्मली क्या होता है कि आप एक नई प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, अब आप ये नहीं देख रहे होते कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की तरफ जाएँ कि आप कॉस्ट सेट करें और कॉस्ट के हिसाब से तय करें कि अब आपने क्या करना है। आप डिफरेंट मैकेनिज्म से आते हैं, आप सेलिंग प्राइस की तरफ पहले पहुँचते हैं। आप देखते हैं कि ये इस तरह की मार्केट है, यहाँ इस तरह की मार्केट में हमें इतनी सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए। फिर आप ये कहते हैं कि अच्छा इतनी सेलिंग प्राइस और कंपनी की एक पॉलिसी है कि हमने 20%, 10%, 15% प्रॉफिट भी कमाना है। तो फॉर एग्जांपल आपने सेट कर दिया जी सेलिंग प्राइस हमारी 150 होनी चाहिए और आपने कहा प्रॉफिट हमारा को 30 रुपये का होना चाहिए बीच में, जो भी मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज रख ली। तो नो यू नो कि आपकी जो कॉस्ट है वो 120 होनी चाहिए, है नहीं 120 होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी वो आइडियल टारगेट कॉस्ट होती है जो आप निकालते हैं। फिर एक्चुअल कॉस्ट के कंपोनेंट पे काम करते हैं, वो एग्जैक्टली 120 नहीं होते, वो कभी उससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके दरमियान क्या गैप है और उस गैप पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी सेलिंग प्राइस, जैसे सामने अगर स्क्रीन पे एग्जांपल देखें तो सेलिंग प्राइस 100 है, 20 आपने सोचा कि डिज़ायर प्रॉफिट होना चाहिए, तो 80 आपकी टारगेट कॉस्ट है। जब आपने कॉस्ट के कंपोनेंट देखे तो 85 बन रहे थे, यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह डाल के। तो अब इसका मतलब है ये दरमियान में 5 रुपये का गैप आया है। अब आपने 5 रुपये अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी है। तो टारगेट कॉस्टिंग है तो एक अप्रोच, लेकिन ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। न्यूमेरिकली तो सिंपली एक ही न्यूमेरिकल है जिसमें सारी कॉस्ट निकाल के और देखें कि हम अपनी टारगेट कॉस्ट से कितने फासले पे हैं, ज़्यादा है या कम है, और बता देंगे जी हमारा इतना गैप है। अगर इसको ओवरऑल देखें तो कहते हैं कि जी एक टारगेट कॉस्ट सेट करना, डिज़ायर्ड प्रॉफिट मार्जिन एक कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस में से माइनस करने को कहते हैं। ये मेनली नई प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उसी में आपको नहीं समझ आ रहा होता कि हम क्या करें और मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप प्राइस वगैरह के डिसीजन ले रहे होते हैं।
और फिर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि कितनी हम कॉस्ट इस प्रोडक्ट में ले जा सकते हैं अपना उस डिज़ायर्ड लेवल का प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर आप उस कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले देखें कि प्रोडक्ट क्या है जिसकी उस बेचने की बात हो रही है, उसका कितना वॉल्यूम आप बेच सकेंगे। फिर उस वॉल्यूम पे कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है कि कंपनी कितने रुपए पे उसको ऑफर करने लगी है। कहीं आपको कंपेटिटिव प्राइसिंग पे आना पड़ता है, कहीं प्रीमियम प्राइसिंग कर देते हैं, कहीं लो प्राइसिंग भी करते हैं। नई प्रोडक्ट तो वैसे ही चैलेंज होता है। तो आप प्रोडक्ट सोचेंगे, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सोचेंगे, फिर सोचेंगे हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, फिर टारगेट कॉस्ट निकालेंगे। जो सेलिंग प्राइस आपने 100 की सोची है उसमें से अपनी ख्वाहिश का प्रॉफिट 20 माइनस कर दिया, 80 के हम कॉस्ट पे आ गए। ये वो कॉस्ट है जो आइडियली हमारी होनी चाहिए, इसे कहते हैं टारगेट कॉस्ट। लेकिन असल में एस्टिमेट करें कॉस्ट को तो पता लगा जैसे हमारी एग्जांपल में को 85 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गैप है, और गैप को क्लोज करने की कोशिश करें। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स की तरफ आएँ, मशीन्स यूज़ करें, लेबर के आइडल आवर्स को कम करने की कोशिश करें, वेस्टेज कम करने की कोशिश करें, ओवरहेड्स में पैसे बचाने की कोशिश करें कि आपकी कॉस्ट 80 पे आ जाए। अगर कॉस्ट 80 पे आ गई तो एट 100 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस आपको वो प्रॉफिट मिलेगा जो आपने सोचा हुआ है। तो टारगेट कॉस्टिंग बेसिकली ये थीम है। और बैक एंड पे क्या है, वही मैथ वाली चीज़ें, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसको मल्टीप्लाई कर करके हमने अमाउंट तक पहुंचना होता है। कॉस्ट गैप वो डिफरेंस है। अब ये गैप कैसे खत्म होगा, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करें, उससे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मटेरियल कॉस्ट पे काम कर सकते हैं आप। नॉन वैल्यू एडेड सर्विसेज जो बीच में हैं, खामखा आपका खर्चा लग रहा है, आप उनको कम कर सकते हैं। आप स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स यूज़ करें, बने बनाए मार्केट के अच्छे कंपोनेंट, जिससे आपको कम टाइम में प्रोडक्शन हो जाएगी, आपके लॉसेस भी कम होंगे। स्टाफ को ट्रेन करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ आएँ, कॉस्ट रिडक्शन की तरफ आएँ, लर्निंग कर्व वगैरह की तरफ आएँ। तो देर आर मल्टीपल वेज जिनके थ्रू जो है वो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कि आप कॉस्ट गैप को मैनेज करें। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसके ऊपर थ्योरेटिकल सवाल कभी भी आ सकता है। न्यूमेरिकली आपको चीज़ें पता हैं। फ़ायदे क्या हैं, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप फाइनल कस्टमर को फोकस कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं कहूँ मेरा खर्चा इतना लग गया, मैं तो इतने का बेचूंगा नहीं। आप कहेंगे वो क्या चाहता है, वो कितने में ख़रीदना चाहता है। वहाँ से रिवर्स करके आएंगे, अच्छा वो इतने का ख़रीदना चाहता है, मैं इतना प्रॉफिट चाहता हूँ, तो इतनी कॉस्ट में मुझे खेलना है, मैंने इसके अंदर अंदर मैनेज करके दिखाना है। देन रिड्यूसिंग कॉस्ट के लिए आपको हेल्प मिल जाती है, इसमें आपकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो जाती है, कॉस्ट कटिंग होती है। जब आप इस कॉस्ट के पीछे पड़ते हैं तो अल्टीमेटली आपको मेथड समझ आते हैं कि मैं अपनी कॉस्ट को और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ही है कि 25% अगर सेलिंग प्राइस है और आप चाहते हैं कि मार्कअप 25% हो, लो जी आप चाहते हैं 25% मार्कअप और सेलिंग प्राइस कितनी है 250। याद है वो हमारा एक टोटका तरीका होता था, सी, पी और एस। मार्कअप दिया हुआ है ना, तो मार्कअप होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट। तो पे सेल कितनी होनी चाहिए इस सामने की सिचुएशन में, मार्कअप है ना, तो 25 प्रॉफिट में रखा और 100 मार्जिन होता, तो 25 प्रॉफिट में रखता और 100 सेल में रखता। तो जाहिर है सी प्लस पी इक्वल टू एस है, तो ये 125 होना चाहिए। अब हमने कहा था कि जो मालूम है उससे डिवाइड करें और जहाँ जाना है उससे मल्टीप्लाई करें। मुझे मालूम है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को अपने वाली भाई से डिवाइड किया, सेलिंग वाले से, और जाना कहाँ है कॉस्ट पे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे अल्टीमेटली हम लोग जो है वो कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे जो आइडियली हमारी कॉस्ट होनी चाहिए कि हाँ ये कॉस्ट होगी तो बात बनेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बनेगी। क्या बात समझ आ रही है? तो अगेन ये वाली अप्रोच हमें समझ आती है कि हम क्या ऐसा करें, किस तरह से करें, मार्कअप मार्जिन वगैरह को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जिससे बात बन जाए। तो इससे आपकी कॉस्ट जो है वो 200 रुपये आ जाएगी गालबन। 125 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब आप 200 में ज़रा मार्कअप 25% ऐड करके देखें, 200 का 25% 50, तो इसका मतलब है सेल 250, इसका मतलब हमने सही किया। तो टोटका आपके जहन में है कि आपने सी, पी और एस लिखना है, जो पता है जिस पे खड़े हैं उससे डिवाइड करें और जहाँ जाना है उसे मल्टीप्लाई करें, फिर फार्मूले सब कुछ इग्नोर किए जा सकते हैं। खैर हम बात ये कर रहे थे कि ये इस अप्रोच से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी आइडियली कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मैंने किसी ना किसी और तरीके से मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके निकाला हुआ है, उससे भी बात उतनी बन गई है। अच्छा फिर पता ही लगा कि आइडियल कॉस्ट तो 200 है, ख्वाहिश हमारी 200 तक जाने की है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 210 है। तो अब 10 रुपये का गैप नज़र आ गया है, इस गैप पे अब हमें काम करना होगा। तो ये एक न्यूमेरिकल इसकी इंटरप्रिटेशन है। अगर आप न्यूमेरिकल पूछें तो इसमें 6-7 सवाल आपको पेपर में नज़र आते हैं, वो भी मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ मिक्स हुए हुए। ये सवाल हमें बड़ा देखा देखा सा लग रहा है।
सेल इतनी है, मटेरियल इतना है, स्किल्ड लेबर इतना है, सेमी स्किल्ड लेबर इतना है, फलाना इतना है, इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, नीचे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, 10% प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, 60% जो है वो हम एसोसिएटेड कंपनी से डिस्काउंट पे लेंगे, 4% स्किल्ड लेबर, 40% स्किल्ड लेबर के साथ ये हो जाएगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन 10% है। जब हम मैथ की ओवरऑल प्रैक्टिस कर रहे थे तो एग्जैक्टली इसी न्यूमेरिकल को, जो कि स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम आपके सामने डिस्कस किया था। तो टारगेट कॉस्टिंग में अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कहा सेलिंग प्राइस निकालें, आप सेलिंग प्राइस निकालें नेक्स्ट ईयर की, तो और आप क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रखना चाह रहे हैं पिछले साल वाला ही। तो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने देखा था, और लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था, हमने कॉस्ट कैलकुलेट करके उसमें उतना प्रॉफिट ऐड करके और हम एंड पे पहुंच गए थे। तो टेक्निकली कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, और ये कॉस्ट के बाद सेल तक का सफ़र, सेल के बाद कॉस्ट का सफ़र हम बड़े आराम से टारगेट कॉस्टिंग में क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर मेरा दिल करे तो मैं उसको उठा के मैथ के अंदर क्लासीफाई कर दूं और एक टॉपिक बना दूं पास पेपर में मैथ्स, और बहुत सारे सवाल उसमें उठा के डाल दूं। तो ये मैथ का सवाल था, ये आप लोगों ने देखा हुआ है, जस्ट आपको दोबारा दिखा दूंगा। मटेरियल में एग्जिस्टिंग में हमने तमाम कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए थे, इसमें मल्टीप्लाई किए थे स्किल्ड लेबर, फिर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड को हमने अलग अलग वर्किंग कर ली थी, सेमी स्किल्ड कितना रिप्लेस हुआ, स्किल्ड कितना गया। तो ये वही वाला सवाल है आपके सामने दोबारा से, इसमें कोई नई चेंज नहीं है, सब कुछ उसी तरीके से है, वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड, लेकिन सॉर्ट ऑफ के हमने ये समझ आ गया कि टारगेट कॉस्टिंग का सवाल सीधा सीधा मैथ वाला सवाल है। अगर इसमें मज़ीद सवालों की बात करें तो सवालों के अंदर जाहिर है वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो कल हम लोगों ने लर्निंग कर्व के बारे में बातें पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग कर्व कुछ जगह इस्तेमाल होता है। तो हम देखेंगे टारगेट कॉस्टिंग के एक दो सवाल हैं जिसमें लेबर की मिक्सिंग भी है, तो उससे हमें ज़रा दोनों टॉपिक्स को साथ में हेल्प मिलेगी समझने में। बस दुआ ये करनी है कि हमारी ये डिवाइस हमें ये सब करने दे। लेबर तो कल हमने कर लिया था, नहीं इस दफ़ा डिवाइस नहीं, हमारे साथ दूसरा धोखा हुआ। हमारी टारगेट कॉस्टिंग जो है वो गायब हो गई, शायद इसको याद हो। कोई मसला नहीं, हमने लेबर में भी वो सवाल सजाए हुए थे शायद इसी बुरे वक्त के लिए। लें जी, एक कंपनी है वो कंसिडर कर रही है साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ऑटो पार्ट्स फॉर अ लार्ज ऑटोमोबाइल असेंबलर। द पार्ट्स वुड बी प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स ईच। उन्होंने 10,000 चीज़ें बना के देनी है, 10,000 यूनिट्स बना के देने हैं, और उन्होंने 500 के बैचेस में काम करना है। 10,000 चीज़ों को अगर 500 के बैचेस में काम करें तो कितने बैचेस बनेंगे? 20 बैचेस बनेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट फर्स्ट बैच की दी हुई है। उन्होंने कहा फर्स्ट बैच पे आपका डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 1,35,000 का, डायरेक्ट लेबर लगेगी 225 की, और उसमें आर्स भी बता दिए उन्होंने, जिससे आपको पर आर का भी अंदाज़ा हो सकता है। वेरिएबल ओवरहेड उन्होंने बता दिए, सेटअप कॉस्ट पर बैच बता दिया कि हाँ भाई हर बैच पे हमारी सेटअप कॉस्ट इतनी लगेगी। फिक्स कॉस्ट बता दी कि डेप्रिसिएशन जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ खरीदी है उसकी डेप्रिसिएशन 45,000 है, और एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स को अगर हम एलोकेट करें तो वो 24,000 बनते हैं। लेकिन जो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट के लिए वो कितनी है? 45,000। पहले बैच की कॉस्ट उन्होंने निकाल दी,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि सेटअप कॉस्ट पर बैच, अब वो जाहिर है थोड़ी सी मैथ तो लेके आएंगे, 5-4 कंपोनेंट बताए, अब हर कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच, हाउएवर देयर वुड बी नो फर्दर रिडक्शन इन सेटअप कॉस्ट फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड्स। आपकी सेटअप कॉस्ट पहली दफ़ा 40,000 की है, अगले बैच में कम हो जाएगी 5%, उससे अगले में मज़ीद 5%, उससे अगले में मज़ीद 5%, कम होते होते 5th बैच से ऑनवर्ड जो है वो फर्दर रिडक्शन नहीं होगी। लर्निंग कर्व 90% है, लेकिन वो फर्स्ट 8 बैचेस तक रहेगा, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। इंडेक्स 90% लर्निंग कर्व का खुद ही बता दिया, वो जो लॉग वाला फार्मूला था उसका जवाब उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया है। वो कहते हैं बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जिससे आपको 30% का प्रॉफिट भी हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट की वो क्या प्राइस होगी जिससे आपको 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें जो है वो कॉस्ट निकालनी होगी और उसके साथ फिर देखना होगा कि 30% प्रॉफिट के साथ उसकी क्या सिचुएशन बनती है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब इसके लिए जो है हमें यहाँ पे खाली स्लाइड देखनी पड़ेगी जो हमें यहाँ नहीं मिलेगी। ये हमारे पास बैकअप पे कुछ स्लाइड्स, हाँ जी। डायरेक्ट मटेरियल एक ख़ास रुपए का है और कितने बैचेस हैं? ये एक बैच का है, बैचेस कितने हैं? 20। और डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड को खास इन्फॉर्मेशन अलग से इन्होंने दी है। डायरेक्ट मटेरियल की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने कहा ठीक है जी भाई, हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 135,000 इंटू ये हमारी इसकी कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर आपको बताया गया डायरेक्ट लेबर, लेकिन लेबर से रिलेटेड आपको बताया उन्होंने लर्निंग कर्व का फैक्टर। लर्निंग कर्व के फैक्टर से आपके जो आर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ये टोटल कॉस्ट है और ये आर्स हैं तो पर आर कितना रुपए का होगा लेबर? लेबर की टोटल कॉस्ट 2,50,000 है और 1,500 आर्स हैं, डिवाइड करके मुझे बताएं 150। तो एक काम करते हैं, हम अपने फॉर्मेट में लिख देते हैं कि जो लेबर है वो 150 के रेट से मल्टीप्लाई होगा और जो उसके आर्स आएंगे ना उसमें लिख देते हैं कि वो वर्किंग फॉर एग्जांपल 1 से आएंगे। क्योंकि अब उसमें लर्निंग कर्व है तो लर्निंग कर्व का हमें वो फार्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा और उससे हमें लेबर के आर्स पता लगेंगे। फिर क्या हुआ? वेरिएबल ओवरहेड दिए हैं 120 पर डायरेक्ट लेबर आर, तो हम यहाँ लिख दें वेरिएबल ओवरहेड, वही आर्स जो ऊपर आए हुए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 120 से। यहाँ पे भी लिख देते हैं वर्किंग 1। अब सवाल मिले तो उसके लाइन आइटम सजाना शुरू कर दिया करें, जो फ़ौरन मिलता जाए वो लिख दें, जो नहीं मिल रहा उसमें गैप दे के खाली जगह, लेकिन कम से कम अपने स्टेप्स वो कर दिए। फिर आपको पता होगा कि मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन में से क्या क्या चीज़ें ऊपर लेके जानी है। और क्या चक्कर था? और था सेटअप कॉस्ट पर बैच 40,000 है पहले बैच की। फिर क्या हो रहा है? 5% रिड्यूस हो रही है हर सब्सिक्वेंट बैच में और कोई फर्दर रिडक्शन सेटअप कॉस्ट में 5वें बैच से ऑनवर्ड नहीं है। तो पहली दफ़ा 40,000 हो रहा होगा, अगली दफ़ा उसमें 5% कम हो जाएगा, फिर 5% कम होगा, फिर 5% कम होगा और 5वें बैच तक ऐसे रहेगा और 5वें बैच से ऑनवर्ड स्टैग्नेंट हो जाएगा। मेरा दिल करता है यहाँ पे फ़ौरन से एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगा लिया जाए और उसकी बेस पे डिफरेंशियल निकाल लिया जाए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मैथ में नहीं जाएंगे। अगर तो ये काम हमें 25 बैचेस तक करना होता तो फिर हम बहुत ज़्यादा फार्मूले और इस तरफ आते। तो एक काम करते हैं, ज़रा थोड़ा सा इसको देख साइड पे कहीं बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 40,000 फर्स्ट बैच का है और अगली दफ़ा वाला इससे 5% कम है तो इसका आपने 40,000 लिख के इक्वल टू दबा देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 0.95 से, कितना आया? 38,000। फिर कहीं आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.95 जी 361। फ़ौरन से दोबारा से करें 3 2 और फिर फ़ौरन से कर लें 3 5 8 0। पहले 4 बैच तक रही और 5वें से आगे स्टैग्नेंट हो जाएगी।
इसका मतलब है कि 5वें से लेके 20वें तक 16 बैचेस ये हैं और पीछे 4 बैच हैं। तो आपने कहा ठीक है जी भाई, ये 16 से मल्टीप्लाई होकर 16 बैचेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इनको साइड पे लेके जाएं, इनका ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमारे पास सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी। उन्होंने कहा ना पहला 40,000 है, उसके बाद हर अगले पे 5-5% कम हो रहा है और 5वें से ऑनवर्ड वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो ये 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जवाब आ जाएगा, ऊपर वाले इसमें ऐड होंगे, ग्रैंड टोटल कर लेंगे तो वो फिगर, इसको कह देते हैं ये हमारी वर्किंग 2 है, क्योंकि वर्किंग 1 हमने उसको नाम दे दिया था। तो वर्किंग 2 से हमारे पास ये सेटअप कॉस्ट वर्किंग 2 से आ जाएगी, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। वापस पीछे चलते हैं, और क्या था, डेप्रिसिएशन जो प्रोजेक्ट के लिए ली गई है, जो इक्विपमेंट लिया गया वो 45,000 डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ठीक है जी, यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो 45,000 है। क्या 45,000 है? 45,000 है। ये डेप्रिसिएशन उस इक्विपमेंट की है जो प्रोजेक्ट के लिए लिया गया, और वो कहते हैं कि ये आपकी जो कॉस्ट है वो पहले बैच की कॉस्ट है। इसका मतलब है इस बैच में जितना इस्तेमाल हो रहा है उसका 45,000। अब यहाँ एक नोट देना पड़ेगा, अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ये 45,000 जो हमें डेप्रिसिएशन दी गई है वो सिर्फ उतनी ही यूनिट्स की कंजम्पशन की है जितना फर्स्ट बैच में है। ये अजम्पशन लेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये अजम्पशन नहीं लेंगे तो आप एक दफ़ा 45,000 लिख देंगे। सवाल ने हमें नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन थ्रू आउट की है, क्योंकि उन्होंने पर यूनिट पर बैच की कैलकुलेशन दी है, तो उसके अंदर से ऐसा गुमान होता है कि ये एक उसकी यूनिट की और शायद इसको हमें 20 से, एक बैच की और 20 से मल्टीप्लाई करना पड़े। और कौन सा कंपोनेंट है, उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग ओवरहेड जो भी हैं हम 16 पर आर के हिसाब से इसको चार्ज कर देंगे। याद है कल हमने बात की थी कि कुर्सियां यहाँ पे रखी हुई हों तो बिला वजह हम उस पर रेंट चार्ज करना शुरू कर देते हैं, हमारी सारी डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है। एक नए प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं और हम चलते हुए ओवरहेड्स की ज़बरदस्ती उसको जब हम एलोकेट करेंगे तो उससे डिसीजन थोड़ा ख़राब हो सकता है। ये ज़रूर जहन में रखेंगे हमारी कॉस्ट है, एलोकेशन कॉस्ट है, लेकिन डिसीजन लेते वक्त हमें इस तरह की कॉस्ट जो कि इस तरह एलोकेट हो रही है उसको नॉर्मली इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन फिर हम सवाल में लिखें कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं चूँकि ये एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स की एलोकेशन है, ये इस प्रोजेक्ट की वजह से अलग से हमें नहीं पड़ रही। तो फिर टोटल रह गई हमारे पास लेबर की कहानी। लेबर की वर्किंग में चलते हैं। यहीं पे कर लेता हूँ लेबर की वर्किंग। y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, याद है a क्या होता है, पहले यूनिट की जो आर्स हैं, x क्या होता है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या कितने नंबर ऑफ बैचेस हैं या व्हाट्सएवर, और b क्या होता है, b उस लर्निंग कर्व का वो जो फार्मूला होता है वो उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। अच्छा, इससे जो निकलता है वो y क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। क्या y टोटल आवर्स निकाल के देता है? नहीं, हमें एवरेज आवर्स निकाल के देता है। सवाल ने हमें क्या कहा, उन्होंने कहा भाई आपके पहले 8 बैचेस तक लर्निंग कर्व अप्लाई होगा, उसके बाद सीधा हो जाएगा मामला। यानी कि मुझे 8वें बैच की कॉस्ट अलग से निकालनी है और 8 बैच से आगे जो है वो जितनी भी अमाउंट है वहाँ स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो मुझे एक दफ़ा पता लग जाए कि 8वां बैच कितने आवर्स ले रहा है, तो वो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आगे 12 से, और फिर 8वें बैच तक कितना लग रहा है या 7वें बैच तक कितना लग रहा है उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, और फार्मूला हमें बताता है एवरेज। तो यहाँ पे उस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। यानी कि अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि 8th बैच की एवरेज क्या है, तो फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू, पहली दफ़ा आर्स कितने लगे हैं, 1500 इंटू 8th बैच है, और b इन्होंने कह दिया कि आपका कैलकुलेट हमें खुद से बता दिया -0.152। इससे मेरे पास y का जवाब आ जाएगा 1093.5। चलें 1094 कर लेते हैं। 1094 y आ गया हमारे पास। ये है एवरेज 8 बैचेस तक की। 8वें बैच की कॉस्ट नहीं है, याद है हमने कहा था एवरेज अगर 70 की निकल रही है तो हो सकता है दूसरा बैच 40 आवर्स में बनाओ लेकिन एवरेज 70 की निकल रही है। ये 8वें बैच की एवरेज है। अगर 8वें बैच की एवरेज और 7वें बैच की एवरेज को मैं आपस में माइनस कर दूं, 8वें बैचों की एवरेज और 7वें बैचों की एवरेज को माइनस कर दूं, तो पता लग जाएगा कि 8वें बैच पे इजाफी कितना लगा।
अगर मैं 8 बैच बनाता हूँ तो औसतन 1094 लगते हैं एवरेज। तो टोटल कितने लगेंगे? टोटल 8 बैचेस के लिए 8 इंटू 1094 8752, ये आ गया 8th बैच का। अब 7th बैच के लिए वही कैलकुलेशन फिर से रिपीट होगी। y इज इक्वल टू 1500 इंटू 7 की पावर माइनस 0.152, तो y इज इक्वल टू 1,111 ऐसे ही निकला सबका। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से 7 से, कितना निकला? 78। इसका मतलब है 7 बैचेस की टोटल आवर्स लगे हैं 7812, 8 बैचेस के टोटल आवर्स लगे हैं इतने, तो डिफरेंशियल 940। तो गेम हमारे पास सामने आ गई। 940 आवर्स 8वें बैच पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगले 12 बैचेस तक इतने ही आवर्स लगेंगे। और 8 बैचेस की टोटल आवर्स कितने हैं, ये इसमें ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लर्निंग कर्व का फार्मूला किस तरह से लगाना है, बात समझ आ रही है? तो हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी, एक ग्रैंड टोटल बन जाएगा। वो आवर्स उठ के हमारे सवाल में यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। बाकी सारी अमाउंट्स हमारे पास आई हुई हैं, यहाँ हमारे पास एक जवाब आ जाएगा। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ने क्या कहा, क्योंकि वक्त भी कम है, साथ साथ लंबी चौड़ी कंप्यूटेशन भी नहीं कर सकते। सवाल ने कहा था कि बताओ अगर हम इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करना चाहें। एक प्रॉब्लम है, ये नहीं बताया कि मार्कअप है या मार्जिन है, कुछ लिखा है इन्होंने जो आपको नजर ही नहीं आ रहा। वेरी गुड। इन्होंने कहा कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड एनेबल कंपनी टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हम ऐसा प्रॉफिट चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का 30% ऑफ। तो इसका मतलब है जितना आप उन्हें कोट करेंगे हम आपको इतने का बेचेंगे, उसका 30%। इसका मतलब है इन्होंने ये 30% मार्जिन दिया हुआ है। यहाँ पे एक जवाब आया, फर्ज करें फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन लेट्स एज्यूम कि ये जवाब आया 1 मिलियन, जस्ट एमी रैंडमली। आप पेपर में भी हरकत कर सकते हैं। टोटल नहीं हो रहा, कोई कंपोनेंट मिसिंग है, जैसे हमने बात की थी, आप अजम्पशन ले सकते हैं क्योंकि आपने आगे कंप्यूटेशन दिखानी है। तो कंप्यूटेशन है, हमने कहा 30% मार्जिन है, तो फिर वही वाली बात है CPS। अगर मार्जिन 25 है तो इसका मतलब है 100 पे 25 होगा, तो सेल में से प्रॉफिट माइनस होकर कॉस्ट क्या बनेगी 75। मुझे पता क्या है इस वक्त, मैंने अभी जो निकाला है वो क्या है, कॉस्ट है, और मुझे चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो मैं ये वाले भाई साहब को डिवाइड कर दूं 75 से, और जाना कहाँ है, सेल तक, तो मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो मेरे पास वो अपग्रेडेड सेलिंग टोटल वो आ जाएगी कि हाँ भाई मैं इतने में प्रोजेक्ट अगर बिड करूंगा तो फिर मेरा प्रॉफिट पूरा होगा। बात समझ आई? जल्दी से लगे हाथों एक दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा इस सवाल को ज़्यादा लंबी कंपटीशन में नहीं जाते, जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ। जैस्मीन लिमिटेड मैन्युफैक्चर वेरियस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, और उन्होंने 5000 प्लास्टिक बॉटल सप्लाई करनी है, और वो जो प्रोडक्शन है वो अपनी फैक्ट्री में करेंगे, और उनके प्लांट की कॉस्ट 3.6 मिलियन है, और उसके 96,000 आवर्स यूज़फुल लाइफ है। हर प्लास्टिक बॉडी 2 मशीन आवर खा जाती है। हम कह रहे हैं कि प्लांट है जिसकी लाइफ है 96,000 आवर्स, हमने उस प्लांट में 5,000 बोतलें बनानी है, और हमारा एक बोतल 2 आवर्स खा जाती है, यानी हम उसकी 96,000 की ज़िंदगी में से 10,000 की ज़िंदगी तो हम ही खा जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट हमारा 3.6 मिलियन का है, इसकी जितनी भी वर्थ बनती है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे आवर्स की बेस पे अगर कैलकुलेट करूं, तो इसके 3.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 96, इतना इसकी वैल्यू हमारे प्रोजेक्ट पे लग जाएगी। ये बात समझ आ रही है? 3.6 मिलियन उसकी टोटल कॉस्ट है प्लांट की, और वो टोटल ज़िंदगी में कितना सर्व कर सकता है, और हमने उसमें से 10,000 की सर्विंग उसमें से ले ली। इसका मतलब है उसकी कॉस्ट में से उतना पोर्शन हमारे प्रोजेक्ट को एलोकेट हो गया। हमारे प्रोजेक्ट पे हमने उसके इतने आवर्स कंज्यूम कर लिए, तो समझें 2 मशीन आवर्स इंटू 5,000 10,000,
तो 10,000 आवर्स आउट ऑफ 96,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय दिस, इतनी अमाउंट जो है हम कहेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की मद में लगा लें, सॉर्ट ऑफ यूजेज की मद में लगा लें। एक खर्चा ये हो गया। प्रोडक्शन 10 बैचेज में होगी 500 यूनिट्स ईच, 10 बैच होंगे और हर बैच में कितने यूनिट्स होंगे 500। पहले बैच की कॉस्ट दी हुई है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड। वो कह रहे हैं ओवरहेड में डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन हम अलग से लगाएं। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी 5% से हर सब्सिक्वेंट बैच में अप टू थर्ड बैच और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। अब थर्ड बैच तक है, लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 150 पर बैच, अगली दफ़ा 5% कम हो जाएगी और उससे अगली दफ़ा 5% कम हो जाएगी। तो एक दफ़ा 150, एक दफ़ा उसका 95%, एक दफ़ा पिछले जवाब का 95%, 3 जवाब आ जाएंगे। तीसरे वाला जवाब को अब आगे हमने फिर मज़ीद मल्टीप्लाई कर देना होगा, वो अगले सारे यूनिट्स पे उसी तरह से कांस्टेंट रहेगा 10 बैचेस तक। फिर लर्निंग कर्व 95% है और उसको उन्होंने वो भी दे दिया, रेट भी दे दिया। यानी इस सवाल में इन्होंने और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंसें की ही नहीं है। एक डेप्रिसिएशन आपने शुरू में निकाली, बाकी सारी चीज़ें जो हम देखना चाह रहे हैं वो लर्निंग कर्व वाला पोर्शन है कि हम उसमें क्या देखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी लर्निंग कर्व जो है फर्स्ट 6 बैचेस तक रहेगा। तो वही पुराना तरीका, हमने पहले 6 बैचेस के आवर्स निकाल लिए फार्मूले से। हमने क्या किया, इस 6 और 5 को इग्नोर करके देखें, a इंटू एक्स की पावर b। ए था पहली दफ़ा 1500 आवर्स, फिर 6 बैच छठा और ऊपर पावर, तो 6 बैचेस तक टोटल आवर्स इतने आ गए, 5 बैचेस तक टोटल आवर्स इतने आ गए। तो इसका मतलब है छठा बैच इतने आवर्स में बना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 बैच ऑनवर्ड आ गया। 6 बैचेस तक ये 7882 था और ये इजाफी जो अगले 4 का है वो यहाँ आया और ये ग्रैंड टोटल ऐड हो गया। आर्स इज़ द ओनली डिफ़िकल्ट थिंग इज दिस क्वेश्चन। आपने आर्स लगा दी, जब आर्स लगा दिए तो ओवरहेड तो बेस ही डायरेक्ट लेबर आर्स पे कर रहे हैं, आपने आर्स पकड़े उसको 240 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिक्स ओवरहेड्स में आपके पास जो है वो पीछे की एक बजटेड कैलकुलेशन हो, नहीं तो ये जो प्लांट है इसको हम ऐड कर दें। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक बिड अमाउंट बताएं जो आपको नज़र नहीं आ रहा, जो जेएल कोट करे ताकि 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाए। इस दफ़ा अजीब सी बात कर दी, उन्होंने कहा एक ऐसी कोटेशन दो। लें जी, मैं ये कहता हूँ कि हम कहीं चलते चलते ये सारे कंपोनेंट लिखे और हम पहुँच गए टोटल कॉस्ट 50,000 पे फ़र्ज़ करें। इस दफ़ा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा भाई हम 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाना चाह रहे हैं। क्या कमाना चाह रहे हैं? CS रेशो 30%। उन्होंने कहा भाई CS रेशो है 30%। CS रेशो का वो दूसरी वाली बहन कौन है जो दूसरी तरफ खड़ी हुई है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं, वेरिएबल। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 70% होनी चाहिए। तो सवाल में वेरिएबल कॉस्ट निकालूं, उससे घुमा के सेल्स आ जाए। मैथ तो नहीं जान छोड़ती, जो टॉपिक खोले उसमें मैथ निकल रहा है। आप भी सोच रहे होंगे इतनी मैथ तो कभी नहीं निकली थी कॉस्ट में जितनी सर्द निकाली जा रहे हैं, क्योंकि मैथ तो आपने कभी फोकस ही नहीं किया। आप तो सवाल बस कर रहे होते हैं, नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर सोचते हैं आइंदा जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसी फजूल बात लिखी होगी, मैं ऐसी ही फजूल लाइन लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वो बात की बात है, पेपर पास करने के बाद तहकीक करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, मैथ है। दामन वक्त में जगह नहीं है समेटते हुए। टारगेट कॉस्टिंग एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी इसकी थ्योरी है। सिर्फ एक अप्रोच है कि आपने एक सेलिंग प्राइस से अपनी पसंद की कॉस्ट तक पहुंचना है, फिर असल वाली कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसके साथ उसके गैप को देखना है, और अगर वो गैप ज़्यादा है तो फिर आपने उस गैप को कम करते हुए कोशिश करना है कि आपकी कॉस्ट उस 80 तक आ जाए, ताकि आप उतना 20 का प्रॉफिट कमाएँ और आप कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स वगैरह पर भी काम करें। लेकिन इसका सवाल क्या होगा, इसका सवाल टारगेट कॉस्टिंग का मैथ की तरह से ही होगा। जो हमने पहले ही दिन मैथ वाली बातें की थी, तो इसके सारे सवाल में ऐसे ही होगा। 4-5 कंपोनेंट दिए होंगे, आप उनकी वर्किंग करके एक जवाब निकालेंगे, फिर C से S तक जाना होगा या S से C तक आना होगा, या मार्कअप लगाना होगा या मार्जिन लगाना होगा, और इस तरह का सवाल भी हो सकता है कि CS रेशो दे दी। तो सिर्फ इस तरह की वो आपसे मैथ करवाएंगे और आप एक जवाब तक पहुँच जाएंगे। तो ये बड़े मज़े के आसान से सवाल होते हैं, गिनती के चंद सवाल हैं, और 2 लेबर के साथ मिक्स हुए हैं जिनको अभी हमने देखा। एक आध हमने पीछे मैथ करते हुए देख लिया था, एक आध डिसीजन मेकिंग से मिल के आता है। तो सम हाउ कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। लेबर की स्लाइड्स ने हमें बचा लिया।
एक छोटा सा टॉपिक, मटेरियल की वैल्यूएशन। आपका जो मटेरियल है ना, किताब ने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक को वो कहते हैं मटेरियल की वैल्यूएशन और एक को वो कहते हैं उसकी मैनेजमेंट। यानी यूँ समझें कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और इन्वेंट्री की मैनेजमेंट। किताब में शुरू के ही चैप्टर्स में उन्होंने ये ब्रेकअप कर दिया, लेकिन हमें ये पता है कि जो वैल्यूएशन है वो शुरू वाले एरिया में आता है। सिलेबस के जहाँ बेसिक्स है ना, वहाँ पे वैल्यूएशन आ जाता है, और जो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है वो चला जाता है डिसीजन मेकिंग वगैरह के पास। डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन अपने इन भाइयों के पास चला जाता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग की तरफ हमें लेके जा रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम अभी देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला डे एंड पे अगर हमने डिसीजन मेकिंग अच्छे टाइम से ख़त्म कर ली तो फिर हमें इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के अंदर जल्दी जल्दी से उसके जितने सवाल देख सके वो देखेंगे। ब्रेक्स में मैं साथ साथ एस्टिमेट करता जाऊंगा कि अब कितना रिमेनिंग टाइम है और कितने सवाल करने चाहिए। बट कोई भी सवाल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया उसका सोल्यूशन फिर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो नज़र आया था तो अब आपको अधूरा तो नहीं छोड़ा जा सकता। मटेरियल में मोटी मोटी बातें क्या है, वो कहते हैं कि जी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मटेरियल में यूज़ होते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले स्टोर से कहते हैं भाईजान हमें मटेरियल चाहिए, अच्छा स्टोर के पास नहीं पड़ा हुआ होता, वो परेशान हो जाते हैं, वो कह देते हैं परचेज वालों से कि भाई हमें मटेरियल चाहिए, उसको कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। परचेज वाले सप्लायर से कहते हैं हमें मटेरियल चाहिए, उसे कहते हैं परचेज ऑर्डर। सप्लायर कंपनी के वेयर हाउस में भेजता है तो आपके पास आता है गुड रिसीव नोट, गुड डिस्पैच नोट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हमारी तरफ से लोगों ने रिसीव किया होता है वो गुड रिसीव नोट दे देते हैं, और जो आगे जब उसको इशू किया जाता है अगले डिपार्टमेंट को तो वो बन जाता है गुड इशू नोट। चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, आईकेप की किताब को लगा आपको बता देना चाहिए तो मैंने उठा के वहाँ से पेस्ट कर दिया। मैं कोशिश ही करूँगी बीच बीच में जो भी टॉपिक आ रहा है उसमें आईकेप की किताब में जो जो चीज़ें लिखी हैं जो शायद आपने कभी ना देखी हो किसी वजह से, और आप बस एक टॉपिक के सवाल करते जाएँ तो मैं थ्योरेटिकली उसको वो कर दूँ कि खुदा ना खास्ता कभी भी किसी थ्योरी के सवाल में आ जाए तो हमें पता हो। देन फिर क्या है, इन्वेंट्री की कॉस्ट। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है आप जानते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या होता है, उसकी परचेज पे कितना खर्चा लगा, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स वगैरह दिए आपने, कोई इनपुट के टैक्स वगैरह दिए आपने, उसकी ट्रांसपोर्ट, उसकी हैंडलिंग और तमाम खर्चे जो उसको अपने पास लाने तक के हैं वो सब रॉ मटेरियल के ऊपर आपके लग रहे होते हैं। फिर आपको होता है वर्क इन प्रोसेस होता है। वर्क इन प्रोसेस, आपके पास रॉ मटेरियल रखा हुआ है, अब आप क्या करते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं। वर्क इन प्रोसेस इज़ लाइक कि आपके पास कुछ 1000 kg लकड़ी पड़ी हुई है और कुछ लेबर बैठे हुए हैं फारिग और उन्होंने काम करना है। आपने उनसे कहा हाँ भाई चलो भाई तुम लोग कुर्सियों पे काम करना शुरू कर दो। वो कुर्सियाँ बना रहे थे, 70% कुर्सियाँ बनाई थी कि अचानक से ईयर एंड आ गया। अब आप इसको रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते जो आधी बनी हुई कुर्सी है, और इसको फिनिश गुड्स भी नहीं कह सकते, तो इसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस। बचपन में कभी FR1 में भी पढ़ा था, मैं यहाँ दोबारा से भी रिपीट करूँगा अगर हमें आखिरी दिन मौका मिला इंशाल्लाह, कि आपको पता है कि मटेरियल का लेजर है, जो जो मटेरियल खरीदते जा रहे हैं वो लेफ्ट पे आ रहा है और फिर यहाँ से मटेरियल आ जाता है वर्क इन प्रोसेस में जितना इशू हो रहा है। फिर लेबर के खर्चे उठा के हम वर्क इन प्रोसेस में डालते हैं, ओवरहेड वर्क इन, तो वर्क इन प्रोसेस के डेबिट में मटेरियल लेबर ओवरहेड आ जाता है और यहाँ से क्रेडिट होकर वो फिनिश गुड में जाता है और फिनिश गुड से वो आगे सेल हो जाता है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म चलता है। तो वर्क इन प्रोसेस में रॉ मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे और जो भी उस पर काम हुआ होगा, जितने % काम हुआ होगा उतना। स्पेयर्स, स्टोर स्पेयर्स, टूल्स वगैरह ये रॉ मटेरियल की तरह से होते हैं, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं होती। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में क्या होता है, हम कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड 100% कंप्लीटेड, टोटल मटेरियल, टोटल लेबर, टोटल वर्क इन प्रोसेस में तो आप कह रहे हैं ना 70% लगा, इतने % लगा, तो जो उनकी टोटल कॉस्ट है, टोटल लेबर की कॉस्ट, टोटल मटेरियल जो अभी तक हम निकालते आ रहे हैं, हम वो बना देते हैं ना, मटेरियल पे इतना लगा, लेबर पे इतना लगा, तो ये बन जाती है फिनिश गुड्स की कॉस्ट। तो ये जस्ट किताब ने समझाने की कोशिश की और इतने पढ़े लिखे लोगों को समझाने की कोशिश की, FR1 पढ़े हुए जो है ना ये नौजवाना ने मिल्लत। इन्वेंट्री में मशहूर ज़माना कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्वेंट्री को कैसे मेजर करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। NRV किसे कहते हैं, नेचुरलाइजेबल वैल्यू, एक चीज़ कितने की बिकेगी माइनस उसको बेचने पे खर्चा कितना लगेगा। तो कॉस्ट किसे कहते हैं, हमने वो चीज़ बनाई कितने की, हमने एक चीज़ बनाई 20 रुपये की और हमारा इरादा है उसको 30 रुपये का बेचने का, तो उसकी NRV 30 है और उसकी कॉस्ट 20 है, तो हमें लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV रिकॉर्ड करना चाहिए। लो क्या है, कॉस्ट। हम कहते हैं 30 की तो बेचेंगे लेकिन 2 रुपये बेचने पे भी लग जाएंगे, इसका मतलब हमें बचत तो 28 की है, तो भी 28 और 20 में से छोटा कौन है, 20। लेकिन हो सकता है आगे चल के इन्वेंट्री जल जाए, ख़राब हो जाए, कुछ ऐसा मसला हो कि ये 7 रुपये की मुश्किल से बिक सके, तब NRV 7 रुपये की हो जाएगी और कॉस्ट 20 की होगी। अब दोनों में से कम क्या है,
NRV। तो जब भी हमारी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV इस तरह से नीचे जाती है तो आपको फ़ौरन से उसको एडजस्ट करना पड़ता है और उतनी अमाउंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि अब आपकी इन्वेंट्री उतनी अमाउंट की नहीं रही। तो ये इन्होंने बताया कि NRV जो है वो कई दफ़ा कॉस्ट से लोअर हो सकती है अगर इन्वेंट्री डैमेज हो जाएं, अगर वो ऑब्सलीट हो जाएं किसी भी तरह से, होली या पार्शली, या उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो मतलब सही से ना हो और नीचे गिरती जा रही हो, और उसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है वो उससे ज़्यादा बेनिफिट ना आ रहा हो। आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, उस पर खर्चा ज़्यादा है और ख़र्चा ज़्यादा करने के बाद जो बेचेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं बिकेगी। समटाइम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं, आप कहते हैं ये चीज़ इस वक्त 20 रुपये की बिक सकती है, लेकिन अगर इस पे मैं 10 रुपये इजाफी खर्च कर लूँ तो 25 की बिक जाएगी। आज 20 की बिक सकती है, अगर 10 इजाफी खर्च कर लूँ तो 25 की। तो फिर आप हिसाब लगाते हैं कि क्या मैं अगले प्रोसेस में उसे डालूँ या ना डालूँ। अगर 10 रुपये ज़्यादा खर्च करके इजाफी 5 रुपये आने हैं तो क्या फ़ायदा उसको वो प्रोसेस करने का। तो इस तरह की फिर कुछ समटाइम डिसीजन मेकिंग होती है। तो अब NRV को अगर हम देखें तो NRV में हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेंस टू सेल लेस एक्सपेंस टू कंप्लीट। तो उससे भी हमें समटाइम एक NRV पता लग जाती है। एक NRV उस चीज़ की जो कंप्लीट हुई हुई है वो निकलेगी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, और जो सेमी फिनिश्ड है जिस पे भी कुछ और काम भी हो रहा है तो उसकी NRV होगी सेलिंग प्राइस कंप्लीट की एस्टिमेटेड माइनस एक्सपेंस टू सेल माइनस उसके ऊपर अभी आपको कॉस्ट कितनी लग रही होगी। किताब ने जल्दी जल्दी से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझाया है। उसने कहा एक बिजनेस की 3 इन्वेंट्री आइटम है और उनकी कॉस्ट वगैरह पे भी वो मौजूद हैं और उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग और बाकी सारी चीज़ें इस तरह से हैं। ए प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट 8000 है, सेलिंग प्राइस 7800 और सेलिंग कॉस्ट 500 है। दूसरे की ये डाटा है और तीसरे में आपको एक कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी है। तो अब हमने देखना है कि NRV कितनी है। A1 की NRV है 7800 माइनस 500, B की NRV है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, और C की NRV है 14000 माइनस 1500 माइनस 200। सेलिंग कॉस्ट को भी माइनस कर रहे हैं और किसको माइनस कर रहे हैं, कॉस्ट टू कंप्लीशन। तो पता ये लगा कि ये 12300, 11800 और 7300, आपने इन तीनों को कॉस्ट से कंपेयर करना है। अगर ये तीनों कॉस्ट से नीचे हैं तो हम इस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर कॉस्ट इनसे नीचे है तो इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। कॉस्ट थी 8000, NRV है 7300, कॉस्ट 14000 है, NRV ये सारे ही इन्होंने जो है ना बेचारे टूटे बजे आइटम उठाए। इन्होंने कहा जी बहुत सारी इन्वेंट्री की वैल्यू फॉल डाउन हो गई है, उनकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, तो उसमें उन्होंने कहा उसकी NRV हमें निकाल के बताएं। खैर, इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना है, हमने कहा कॉस्ट पे या NRV पे। NRV को समझा तो फिर कॉस्ट को भी समझना होगा। जो कॉस्ट पे आप मैयर करते हैं, कॉस्ट में 2 मशहूर ज़माना मॉडल हैं, आप FIFO पे भी मैयर कर सकते हैं, FIFO पे भी कर सकते हैं। FIFO से क्या मुराद है, FIFO से मुराद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि हो ये रहा है कि मैं 10 दफ़ा मटेरियल खरीद रहा हूँ, एक दफ़ा 200 रुपये का, एक दफ़ा 300 रुपये का, एक दफ़ा 500 रुपये का। तो अब जब मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, तो मैं जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो 100 रुपये वाला है, 200 रुपये वाला है, 300 रुपये वाला, और जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितने रुपए वाला है। इस चीज़ के लिए हमारे 2 मेथड हैं। एक है FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब है जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे होंगे तो जो हमारे पास लेटेस्ट पड़े हुए होंगे हम उनको काउंट करेंगे, और जो पहले वाले हैं मान लेंगे वो बिक गए होंगे। F को कहता नहीं ऐसे मत करो, तुम सबकी एवरेज ले लो, जब जब भी इन्वेंट्री इन हुआ करे आउट हुआ करे एक एवरेज प्राइस के हिसाब से चलो, और जब इन्वेंट्री इशू हो आपने उस एवरेज प्राइस के ऊपर इशू करनी है। तो ये 2 अलग अलग अप्रोचेज़ हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होती है। और एवरेज में हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है और आइटम जो रिसीव हुए हैं उनको डिवाइड कर देना आपने सारे उस कंपोनेंट पे। न्यूमेरिकली थोड़ा सा देखते हैं। जनवरी 1 को कंपनी की ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स थी और कॉस्ट थी 50 रुपये ईच। फिर 3 दफ़ा परचेज़ किए, 5 अप्रैल को, 14 जुलाई को, 22 अक्टूबर को, इतने इतने यूनिट इस रेट पे, और फिर सेल किए 800 यूनिट इस दिन इतने इतने रेट पे। तो आप देखेंगे चीज़ें परचेज़ भी हो रही हैं, चीज़ें सेल भी हो रही हैं। तो अब हमने देखना है कि अगर हम इसको FIFO पे करें तो किस तरह से होगा। FIFO के हिसाब से हमने किस तरह से बना दिया, हमने लेफ़्ट पे तारीखें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। हमने कहा ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 100 था, 100 क्वांटिटी थी, किस रेट पे पड़ा हुआ था 50, तो इसका मतलब हमारे पास स्टॉक में ये है। और फिर हमने 5 अप्रैल को बाय कर लिया, 5 अप्रैल को बाय कर लिया, 9 मई तक, 9 मई को पहली दफ़ा बेचा है ना, 9 मई से पहले पहले एक बाइंग है। 5 अप्रैल को बाय कर लिए, 300 यूनिट कितने हिसाब से 60, तो ये 300 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से हैं, और हमारे पास स्टॉक में 100 यूनिट 50 के हिसाब से पड़े हुए हैं। मेरे पास स्टॉक में 2 तरह की यूनिट हैं, 400 में 100 50 के रेट से और 300 60 के रेट से। 9 मई को मैंने 100 की सेल कर दी। अब FIFO फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, पहले ये 100 आए थे, ये माइनस हो जाएंगे, तो जो मेरे स्टॉक में पड़े रह जाएंगे वो फिर 300 यूनिट होंगे 60 के हिसाब से। पता ये लगा कि 9 मई को 200 यूनिट जो हुए हैं इनमें से 100 पहले वाले निकल गए, जो 100 बच गए वो 60 के रेट से निकले। अब मेरे पास 200 यूनिट है और अब ये निकलने के बाद जो है वो मिक्स रेट से निकले, अब जो बच गए हैं वो 60 के रेट पे पड़े हुए हैं, 100 वाला आइटम ख़त्म हो गया, 500 मज़ीद आ गए, तो अब मेरे पास 260 रुपये के हिसाब से और 570 के हिसाब से। अब 200 इशू होना है तो ये 200 पिछले 60 वाले माइनस हो जाएंगे पूरे के पूरे, और जो बच जाएंगे ये आखिरी 570 के रेट से। 200 मज़ीद आ गए 80 के रेट से, तो अब मेरे पास 700 हैं जिसमें 70-80 के रेट की मिक्सिंग है। फिर 200 इशू हुए, अब 200 इशू होंगे तो कौन से वाले 200 इशू होंगे इन दो में से, 70 वाले या 80 वाले? 70 वाले। तो 70 वाले 200 इशू हो जाएंगे, तो अब बच जाएंगे 370 वाले और 280 वाले। तो ये आप इस तरह से खिचड़ी पकाते रहते हैं और एंड पे पहुंचते हैं, और एंड पे आप देखते हैं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, और आप क्लोजिंग स्टॉक को उस हिसाब से। इसका एक आसान तरीका ये है कि आपके पास जितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है आप रिवर्स में जाना शुरू करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 500 यूनिट का, तो आप देखिए सबसे आखिरी बाइंग कितने की हुई है। अगर उसमें 500 यूनिट कवर हो रहे हैं तो 500 वहीं पे चार्ज हो जाएंगे, अगर उसमें 300 हैं तो 300, फिर चूँकि FIFO में ऊपर वाले इस्तेमाल होते गए होंगे और जो क्लोजिंग में पड़े होंगे वो नीचे वाले पड़े होंगे। तो अगर आपके पास कभी FIFO की वर्किंग आए और वो आपसे कहें ये सारा डाटा है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा टेबल बनाने की, आप रिवर्स वर्किंग करके आखिरी जो रेट है उनसे चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता एवरेज का कह दिया फिर वर्किंग बनानी पड़ सकती है। अब एवरेज में क्या हो रहा है, 150 के हिसाब से थे, 360 के हिसाब से हमने एक एवरेज निकाल ली, 400 क्वांटिटी 23,000 की कॉस्ट है, तो एवरेज आ गए 57.5। जब 200 इशू हुए तो इसी रेट पे हुए और जो बच गए वो भी इसी रेट पे पड़े हुए हैं। फिर 570 के हिसाब से आ गया, 257.5 के रेट से पड़े हैं और 570 के रेट से, इसका 11,500, इसका 35,000, इस टोटल को पकड़ा और इस 700 से डिवाइड कर दिया, तो जवाब आ गया हमारे पास 66.42। तो अब मेरे पास 700 यूनिट पड़े हुए हैं औसतन एवरेज 66.4 के रेट से। 200 इशू होंगे इसी रेट से, जो 500 बच जाएंगे वो भी इसी रेट पे पड़े हुए होंगे। फिर 80 नए आ गए, तो 566 के हैं, 280 के हिसाब से ये टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, मेरे पास नई एवरेज आ गई 70। तो आप इस तरह से एवरेज निकालते जाते हैं, एंड पे जो स्टॉक बचता है वो जो सबसे आखिरी एवरेज निकली होती है उस पर मैयर हो रहा होता है। काफ़ी बच्चों वाली बातें FR1 में आप पढ़ते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ICAP कभी कभार इस तरह का सवाल दे देता था, लेकिन अब चूंकि पहला जोन नंबर ज़्यादा का हो गया है तो कभी भी हो सकता है कि पेपर में अचानक से आपको वो ये सवाल दे दें 6-8 नंबर के लिए, और आप सोचेंगे इतना बच्चों वाला सवाल था, मैंने तो इसके फॉर्मेट तक को नहीं देखा हुआ था। तो एटलीस्ट हमने थोड़ा सा सेफ रहना है, वक्त कम मुकाबला सख्त। FIFO के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? सीधी सी बात है, लॉजिकल है, जो चीज़ पहले आएगी वो पहले इस्तेमाल होनी चाहिए। इसको समझना समझाना आसान है, इससे रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेटेस्ट मिलती है। इन्वेंट्री की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो 15 महीने पुरानी वैल्यूज़ नहीं निकलती हैं, आज की लेटेस्ट पिछले महीने की, पिछले हफ्ते की वैल्यूज़ निकलती हैं। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास 5 तरह के आइटम पड़े हैं, 5 की अलग अलग कॉस्ट है, फिर पूरा हिसाब किताब लगाते रहेंगे कि अच्छा कौन सा कितना है, कौन सा कितना। मैनेजर को कॉस्ट कंपेयर करना और डिसीजन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और हाई इन्फ्लेशन के टाइम में तो आपकी जो इशू प्राइस है वो तो बहुत पीछे होगी। आपने पेट्रोल खरीद के अपने पंप में रखा हुआ है 200 रुपये का, गवर्नमेंट ने अचानक से कर दिया 273 रुपये का, और आप चल रहे हैं FIFO पे, और आप सोचें कस्टमर को जो मैंने इशू किया वो 200 रुपये कॉस्ट वाला पेट्रोल की है। हालांकि पिछला पेट्रोल, इमीडिएट पिछला पेट्रोल जो आपको ख़रीदा होगा वो शायद 260 रुपये का ख़रीदा होगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि आप इतनी पुरानी चीज़ों में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे ना वो बड़ा आउटडेटेड सा हो जाता है। FCO के क्या फ़ायदे हैं? प्राइस फ्लक्चुएशन को एडजस्ट कर देता है और इसको ईजियर एडमिनिस्टर करना। सिंपली आपने न्यूमेरिकल वर्किंग करनी है और बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, एक लाइन में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इशू प्राइस बहुत ही कम होगा कि एक एब्सोल्यूट अमाउंट होगी, हमेशा पॉइंट्स में अजीब सी डेसिमल में अमाउंट आ रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा क्या है। और अगेन करंट मार्केट से थोड़ा सा पीछे चली जाएगी, क्योंकि एवरेज जो है वो नई पुरानी की एवरेज करके मीडियम में आने की कोशिश करेगी। तो हमें हमेशा औसतन प्राइस मिलेगी। हम ना इससे खुश हैं ना उससे खुश हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान हर चीज़ के फ़ायदे बताता है, हर चीज़ के नुकसान बताता है, फिर देखता है कौन से फ़ायदे और कौन से नुकसानों को हमें साथ लेके चलना चाहिए। एक भाई ने सवाल के लिए हाथ खड़ा किया, लेकिन भजन हमारे पास आखिरी दिन सवाल जवाब के लिए मार्जिन है,
क्रैश में, इसमें फास्ट में, रिवीजन क्लास में ज़रा थोड़ा सा हमें तेज़ भागना होगा। मौका मिलता है तो हम ज़रूर आएंगे। लो जी, ऑटम 2005 का एक टेलर सा सवाल। ये यूनिट्स दिए हुए हैं, ये उसकी प्राइस दी हुई है और ये यूनिट इशूड दिए हुए हैं। इसके हिसाब से एफको और फाइफो दोनों निकालने हैं, तो मैंने ये एक फाइफो के हिसाब से भी बना दिया है, एफको वगैरह और उन सारी चीज़ों के हिसाब से बना दिया, लेकिन इस वक्त इतना वक्त नहीं है और चूंकि ज़रा ज़्यादा पुराना सवाल भी है तो इसको अलग से आपको वीडियो फॉर्म में, जब ये सेशन एंड होंगे सारे, तो जो जो सवाल मैंने दिखाए हैं लेकिन हम डिस्कस नहीं कर सके, मैं वीडियो फॉर्म में दे दूँगा ताकि आप लोग उसको देख लें। हम ज़रा चलते हैं ऐसे सवाल की तरफ जो ज़रा हमें मज़ा दे। ऑटम 2021 में आईकैप मूड में बैठा हुआ था। आपको पता है ऑटम में आईकैप मूड में होता है, स्प्रिंग में वो कहता है जाओ ले जाओ, जाओ पास कर लो, जो जो जब जब से रुका हुआ है आ जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देंगे। और ऑटम एटम में कहता है तुम लोग पेपर देने आए क्यों हो। ये परसेप्शन है ना आप लोग ऑटम एटम को लेके जो है ना वो इस तरह से। ऑटम एटम का सवाल, उसमें क्या किया उन्होंने, जब लोगों ने इस टॉपिक को कन्फर्म छोड़ दिया कि अब तो यहाँ से सवाल आने बंद हो गए हैं, आई कि अपने अचानक से 13 नंबर का एक सवाल बना डाला। तो कभी भी किसी टॉपिक को ये कह के नहीं छोड़ना कि ये अब नहीं आता। फॉर एग्जांपल एंट्रियाँ, कभी भी मूड में आए तो 8-10 नंबर का एंट्रियों का सवाल दे सकता है। एंट्री इज़ द ओनली टॉपिक जो हमारे स्क्रैच में सामने सामने कवर नहीं हो रहा। आखिरी दिन मार्जिन हुआ तो मैं उसके ऊपर एक क्विक डिस्कशन करूंगा, नहीं हुआ तो एक कम्प्रीहेंसिव, एक लंबी चौड़ी सी 1-1.5 घंटे की वीडियो जिसमें एंट्रियों का सेटअप किया है और फिर 2-3 सवालों के थ्रू उसको वो करके फिर इंटरलॉकिंग, इंटीग्रेटेड, 2 तरह के अकाउंटिंग सिस्टम्स, उन सब पे बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। अगर आखिरी दिन मौका नहीं मिलता, जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो वो फिर मेरे ख्याल में वीडियो पर जाएगी, चूँकि वो कॉमनली लोगों को इतना ज़्यादा अहम टॉपिक नहीं लगता, तो इसलिए फिर थोड़ा सा इधर डिस्कशन कर लेते हैं। एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ और उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट्स की। उसके पास 4 तरह की प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी, सी और डी। ये उनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इनकी कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, रिटेल प्राइस दी हुई है। रिटेल प्राइस में लिखा हुआ है रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स। तो अगर मुझे एक्चुअल में रिटेल प्राइस चाहिए तो सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट ख़त्म करना होगा। इसका मतलब एक ओरिजिनल प्राइस होगी, उसमें 10% ऐड हुआ होगा और ये जवाब निकला होगा 1144। तो इसका मतलब है ओरिजिनल रिटेल प्राइस इंटू 1.1 हुआ होगा, तो मैं पहुंचाऊंगा इस जवाब पे। तो इस जवाब से अगर मुझे वापस पीछे जाना है, मैं डिवाइड कर दूंगा 1.1 से, तो मेरे पास असल रिटेल प्राइस आ जाएंगी। फिर वो कहते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट देती। डिफेक्टिव यूनिट्स उन्होंने कहा भाई हमारी इन्वेंट्री में ना इस 15,000 में 2400 डिफेक्टिव यूनिट, इन 25,000 में 4,000 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। रीवर्क कॉस्ट इन डिफेक्टिव यूनिट्स पे इतनी है। टेक्निकली एक एनआरवी का सवाल जिसमें उसने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ टेस्ट किया। उसने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, इनसे इकट्ठे अच्छा सवाल पूछें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में प्रोडक्ट सी में पता लगा कि डिस्क्रिपेंसी रह गई थी 900 कंप्लीट यूनिट्स की। पता ही लगा कि 5600 यूनिट्स हमने सप्लाई किए थे कस्टमर को और गलती से रिकॉर्ड कर दिया था उनको 6500 यूनिट। हमने कितने उसको सप्लाई किए 5600 और गलती से कितना लिख दिया, तो हमने इतने से इन्वेंट्री कम कर दी होगी। इसका मतलब इन्वेंट्री को हमने बिला वजह 900 यूनिट से कम कर दिया होगा। तो असूलन प्रोडक्ट सी 5000 यूनिट नहीं पड़े हुए हमारे पास, 5900 यूनिट्स पड़े हुए हैं। बात समझ आई। प्रोडक्ट सी में हमने जितने इशू किए रिकॉर्ड 900 ज़्यादा कर दिए। जब ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए इशू में तो आपकी जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई होगी कम हो गई होगी। तो ये असल में 5900 है, ये हमने ध्यान में रखना है जी। अब अगेन वो फिर उस तरफ आएंगे कि उसका क्या मामला है। पहली चीज़ हमें ये समझ आई। फिर उसके बाद सवाल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सवाल ये कह रहा है कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं ये मार्केट में 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस, कोई वो उस पर टैक्स ड्यूटी वगैरह नहीं है। उनका 60% ऑफ रिटेल प्राइस पे हम बेच सकते हैं। आप कोई रीवर्क ना करें, कोई सेलिंग कॉस्ट ना लगाएं। भाई एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर रीवर्क करूं, इसकी सेलिंग कॉस्ट लगे और इससे मुझे बड़ी प्राइस मिले। दूसरा तरीका उन्होंने कहा बड़ी प्राइस छोड़ो, 60% प्राइस लो और निकलने वाली करो। इसका मतलब एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि इसका रीवर्क और सेलिंग कॉस्ट के साथ क्या बनेगा और बगैर इनके 60% क्या बनेगा। तीसरी चीज़ वो कहते हैं रॉ मटेरियल प्राइस की डिक्रीज की वजह से बी और डी जैसी प्रोडक्ट्स मार्केट में डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं 15% और 20%, तो हमें भी अपनी सेल प्राइस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। बड़े जालिम लोग हैं बी और डी। बी और डी की उन्होंने कहा ये हम सेलिंग प्राइस आपको बता तो दी है,
लेकिन बिकना नहीं है इस पर, और हमें बाकियों की तरह डिस्काउंट देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है हमें बी पे डिस्काउंट देना पड़ेगा 15% का और डी पे, इसका मतलब बी और डी को मार्क कर लें। बी और डी की जो रिटेल प्राइस है वो डिस्काउंटेड लिखनी होगी, ए और सी की रिटेल प्राइस असली वाली लिखनी होगी। यूनिट सी के थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे 900, और ए और बी में से दो नई कैटेगरीज निकालनी पड़ेंगी, ए के डिफेक्टिव यूनिट्स और बी के डिफेक्टिव यूनिट्स। तो ये 2400 में 15,000 से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा हमारे गुड यूनिट्स कितने हैं ए में, और 4,000 माइनस कर दूंगा तो पता लग जाएगा बी में गुड यूनिट्स कितने हैं। तो 6 कैटेगरीज बन गई, ए के गुड यूनिट्स, ए के बैड यूनिट्स, बी के गुड यूनिट, बी के बैड यूनिट, सी और डी। रिटेल प्राइस में बी और डी में एडजस्टमेंट करनी है, और ये जो रीवर्क कॉस्ट है ये सिर्फ ए और बी के डिफेक्टिव यूनिट्स में है, और कॉस्ट टू सेल हर जगह है। हमने देखना ये है कि कॉस्ट एनआरवी में से कम क्या है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और दूसरा जो आपको नजर नहीं आ रहा, डिटरमाइन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 जून 2021। 30 जून पे एडजस्टेड वैल्यू इन्वेंट्री की आपके जहन में क्या आती है? इस तरह का सवाल जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, आइडियली एक टेबल बना लेना चाहिए और लेफ्ट पे अपने सारी चीज़ें सजाते चले जाएं। आपने क्या करना है? कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है। कॉस्ट सवाल ने खुद दी हुई है, हमें नहीं निकालने का कहा। अगर ये सवाल ज़्यादा नंबर का होता तो शायद कॉस्ट निकालने के लिए भी हमें एक टेबल में घुसना पड़ता और वहाँ से लड़ झगड़ के कॉस्ट निकाल के लेके आते। कॉस्ट उन्होंने दी हुई है, तो दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? एनआरवी। एनआरवी किसे कहते हैं? सेल माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस रीवर्क। दो जगह रीवर्क है, बाकी जगह सेल में से कॉस्ट टू सेल माइनस होगी। सेल एडजस्ट करनी होगी, दो जगह सेलिंग प्राइस और है और बाकी जगह सेलिंग प्राइस को पहले हमने टैक्स फ्री बनाना है, फिर उसमें से बाकी सारी चीज़ें माइनस करनी है। क्या बात समझ आ रही है? ये करने के बाद फिर हमें पता लगेगा कि हमें एंट्रियाँ क्या क्या करनी होंगी। तो एंट्रियों की तरफ नहीं जाते, जल्दी से फॉर्मेट की तरफ आते हैं। दिल था कि लिख के किया जाए, लेकिन समझ आ गई थी कि इस वक्त हमारे पास मार्जिन नहीं होगा ज़्यादा। एक टेबल सा आ गया, ए के गुड यूनिट्स, ए के गुड यूनिट्स, बी के गुड यूनिट्स, ये वाले भाई को ज़रा साइड पे कर देता है। ए के गुड यूनिट्स, बी के गुड यूनिट्स, सी और डी ये तो हमेशा ही गुड है, और ए के डिफेक्टिव और बी के डिफेक्टिव यूनिट्स। अच्छा, क्या किया? इनका कॉस्ट लिख दी। सवाल ने हमें कॉस्ट दी हुई थी, सवाल ने हमें बताई हुई थी कि 800, 700, 900 और 1275 है। 800, 700, 900, 1275 और 800, 700 शुरू वाली कॉस्ट, डिफेक्टिव की भी कॉस्ट तो बहरहाल 800 और 700 ही है। फिर क्या किया? एनआरवी। एनआरवी में वही चीज़ें, सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग कॉस्ट, और वो रीवर्क की कॉस्ट कहीं और होगी। उधर भी एक डिसीजन मेकिंग थी कि रीवर्क की तरफ जाएं या ना जाएं, तो उसको ज़रा साइड पे वर्किंग ले जाते हैं। मैं पहले क्या किया, जितनी भी सेलिंग प्राइस है ना सबकी, वो 1.1 से डिवाइड कर दी है। ए और सी की वही प्राइस जो थी उसको डिवाइड कर दिया, और बी और डी के केस में वो जो 15% और 20% डिस्काउंट था उसको इनकॉर्पोरेट करके उसकी नई सेलिंग प्राइस निकाल दी, सबकी सेलिंग प्राइस लिख दी। अब डिसीजन ये है कि मैं रीवर्क करूं या ना करूं, ये एक वर्किंग बना दी। ए ये है, बी ये है। ए की सेलिंग प्राइस 1040 और बी की 765। सेलिंग कॉस्ट इनकी ये है, रीवर्क की कॉस्ट इतनी है। इसका मतलब इनकी एनआरवी बनेगी 700 और बनेगी 370। और अगर मैं ऐसा कुछ ना करूं, सिंपली 60% ऑफ प्राइस पे बेच दूं तो 624 और तो 700 और 624 में ज़्यादा फायदा किस में है? 700 और 370 और 459 में। इसका मतलब है इसमें डिसीजन ये हुआ कि ये मैं इस हरकत की तरफ जाऊं और इसमें 700। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट यही दो एनआरवीज उठा के यहां लिख देता हूं डिफेक्टिव यूनिट्स में। बाकियों की मैंने कंप्यूट की, इसकी इस डिसीजन से 700 उठा के ले गया, इधर से 459 ले गया। ये बात समझ आ रही है? अब अगला फैसला, कॉस्ट भी सामने है, एनआरवी भी सामने है। अगला फैसला, कॉस्ट या एनआरवी में से कौन जीता? 800 और 960 में से कौन छोटा था? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी ना, 800। 700 और 690 में 690। 900 और 1100 में 1275 और 1330 में 800 और 700 में 700 700 और 459 में। इधर तो इन्होंने जीतना था एनआरवी ने। तो टेक्निकली 800, 900, 1275 कॉस्ट, बाकियों को हमने एनआरवी पे ले लिया। क्लोजिंग स्टॉक सवाल ने हमें बताया था 15,000 यूनिट्स हैं, 2400 डिफेक्टिव में चले जाएंगे तो गुड में कितने रह जाएंगे?
12,600, 12,600 यहाँ आ गए और 2,400 वहाँ चले गए। बी के 25,000 में से 4,000 बैड है, तो 21,000 गुड हो गए और 21,000 गुड और 4,000 बैड। सी के 5,000 हैं, लेकिन हमने अभी कुछ बताया था, इसमें एक एरर निकला था 900 का, तो इसके 5,900 और डी के 8,000, 5,900 और डी के 8,000। तो ये कॉस्ट एनआरवी में से जो लोअर है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। कुछ सवाल हैं जो मैं साथ साथ कराता हूँ, कुछ हुए हुए सवाल आपको दिखाता हूँ। जो हुए हुए सवाल हैं उनकी राइटिंग भी काफ़ी गंदी सी होती है और नॉर्मली 2-3 सफ़े पे फैले होते हैं। जब एक सफ़े पे सारा कुछ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक फॉर्मेट देने की कोशिश करूँ। जब भी कॉस्ट एनआरवी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कोई इस तरह से सवाल आ जाए, तो एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मेट है कि आप ऊपर सबसे पहले कॉस्ट लिख दें, फिर एनआरवी की सारी कंप्यूटेशन करें, फिर ये डिसीजन लें, फिर क्वांटिटी लिखें और फिर वो करें, तो आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल में कम टाइम वेस्ट किए ये सवाल कर सकते हैं। इसी सवाल को करने बैठें तो जितने टाइम में ये इस फॉर्मेट से हुआ है, इससे 10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं अगर आप कोई अच्छा फॉर्मेट फॉलो ना करें और अपनी तरफ से खुद करते रहें। तो ये फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने सामने स्क्रीन पर इस तरह से एक टेबल बनाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने कहा था अब एंट्रियाँ करनी है। अब एंट्री किस किस की करें? एक तो एरर हुआ है, 900 का एरर हो गया है। इन्वेंट्री की वैसे एंट्री क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह फेंकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से निकालते हैं और कहाँ ले जाते हैं? इन्वेंट्री की एरिया में। यानी कि मैं इन्वेंट्री की एंट्री को ऐसे बोल सकता हूँ, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो जब भी नई इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री डेबिट होगी और कॉस्ट ऑफ सेल, और जब इन्वेंट्री माइनस होगी रिवर्स हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। 900 यूनिट इन्वेंट्री में वापस ऐड करने हैं, क्या करूं? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। 900 यूनिट है और 900 यूनिट जो इसके सी के हैं, और सी की वो क्या है? कॉस्ट ऑफ एनआरवी में से लोएस्ट 900, तो 900 को 900 मल्टीप्लाई किया 8,10,000 की एंट्री हो गई। अच्छा, और क्या क्या है इन सब में? देखें, ए में कॉस्ट पे ही रिकॉर्डिंग हुई थी और अभी भी कॉस्ट पे हुई है, सी और डी में भी ऐसा हुआ है, सिर्फ बी में ऐसा हुआ है कि हमारी एनआरवी 10 रुपये कम हो गई है, तो 10 रुपये से एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए। कितने हज़ार यूनिट की? अब फिर सोच के बताएं, वैसे तो सामने लिखा हुआ है, आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ था, 10 रुपये आपकी एनआरवी कॉस्ट से नीचे गिर गई। अब आपने इन्वेंट्री को 10 रुपये नीचे लेके आना है, 10 रुपये से कम करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 21,000, इन्वेंट्री को कम करना है, क्या एंट्री होनी चाहिए? इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का ना समझ आ रहा हो, इन्वेंट्री से सोच लिया करें, बड़ी है तो डेबिट कर दें, कम हुई है तो क्रेडिट। तो भाई ने फौरन से इन्वेंट्री क्रेडिट कराई, उससे डेबिट सीधा सीधा समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल को 21,000 के 10 रुपये से। अच्छा, और क्या हुआ है? ए और बी अपने कॉस्ट से एनआरवी पे चले गए हैं, इनकी कॉस्ट 800 थी और ये 700 की एनआरवी पे, 100 रुपये का फ़र्क 2400 यूनिट पे, और इधर 700 से 459 कम हुए, उतना डिफरेंस 4000 यूनिट्स पे। तो ये उसी को लेके वही एंट्री जो जैसे बी में फॉल इन वैल्यू की एंट्री की थी, वैसे ही ए और बी के डिफेक्टिव यूनिट्स की फॉल इन वैल्यू कर दी। इस सवाल को करते हुए आप इन्वेंट्री के साथ में लिख भी सकते हैं, इन्वेंट्री ऑफ सी, इन्वेंट्री ऑफ फलाना। मैंने इन्वेंट्री को कंसोलिडेट करके एंट्रीज में कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर 10 नंबर थे, 3 एंट्रियों के, तो इसका यही मतलब है कि फाइनल जवाब के मेन नंबर नहीं होते, उसके पीछे की वो सारी वर्किंग, सारी कंप्यूटेशन, हर स्टेप के नंबर चल रहे होते हैं। क्या बात समझ आई हमें? आगे एक सवाल है और मैं घड़ी की तरफ देखे फिर मायूस हो रहा हूँ। ये एक बड़ा मज़े का सवाल है जिसमें क्वांटिटी की रिकन्सिलिएशन करके आपने देखना होता है कि स्टॉक कितना पड़ा था, कितना प्लस माइनस हुआ है। प्यारा सवाल है, मैं मिस भी नहीं करना चाहता और कराना भी नहीं चाहता। करा दिया तो हमारा पेपर जैसे नहीं, तो पेपर में आप कहते हैं यार ये सवाल एक दफ़ा करने बैठा ना मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन ये करने बैठा तो पूरा पेपर फारिग हो जाएगा। तो हमारी वही सिचुएशन आ गई है। ये भी वीडियो में मिल जाएगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा और 2-3 सवालों से अलग अलग तरीके से उसे देखा, और अभी तक आई कि अपने जो एक बड़ा अजीब सा यूनिक सा सवाल दिया था उसको देखा है कि देखने में अजीब सा है, लेकिन तोड़ तोड़ के उसे देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। तो उससे हमने एक फॉर्मेट भी पिक कर लिया। पहला सेशन है, ब्रेक की तरफ चलते हैं।
3:30 पे दोबारा इकट्ठे होते हैं इंशाल्लाह ताला, और हम अपने डिसीजन मेकिंग को स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग पे पूरा एक सेशन, और फिर अगले सेशन के बीच जितने मिनट्स हम दे सकेंगे देंगे। जो बच जाएगा डे का एंड होगा, हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट वाला टॉपिक निकाल लेंगे। मैंने सवाल तो 5-6 उसमें डाले हुए हैं, लेकिन वही बात है कि जितने हो सकेंगे कर लेंगे। और मैं फिर अभी ब्रेक में बैठ के ज़रा टिक शिक लगा लूँगा कि मैं कौन कौन से सवाल अब जितना मार्जिन है उसमें कर सकता हूँ। तो 3:30 पे हम